बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6। चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बेटे बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स को दूर किया था बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी बोहर का जो मॉडल है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की पर बेस करता है। यानी बोहर मॉडल जो है इसका बेसिस क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट थे उनको रिमूव किया था। मसलन आपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो वो मुसलसल एनर्जी इमिट करता है। अब बेटे ये रदरफोर्ड ने ये बात इसलिए की थी कि क्लासिकल वेव थ्योरी के मुताबिक उस एनर्जी हमेशा मुसलसल कंटिन्यूस मैनर में इमिट या एब्जॉर्ब होती। लेकिन बेटे 1900 में जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था कि 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने इस चीज़ को रॉन्ग साबित किया कि एनर्जी मुसलसल इमिट या एब्जॉर्ब होती है। प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी हमेशा ट्रेवल करती है डिसकंटिन्यूस मैनर में इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट कॉल क्वांटम, और हम जब बहुत सारे पैकेट हो तो उसे क्वांटा बोलते हैं। तो बेटे बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाकर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर किया। तो चलें बेटे, मसलन 1913 में नील बोहर ने एक क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। बेटे क्वांटाइज का लफ्ज़ी मतलब होता है फिक्स, रिमूव करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल को, और स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए। बेटे स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक भी होगा स्पेक्ट्रम, हम उसमें पढ़ेंगे। और सबसे अहम बात आपसे हम सीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो बोहर का मॉडल था वो किस थ्योरी के ऊपर बेस करता था? क्वांटम थ्योरी के ऊपर, क्लासिक थ्योरी के ऊपर, और भी कोई भी ऑप्शन है तो आप यानी 4 कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पर। तो बेटा चले हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट पढ़ते हैं, और इस पास्टुलेट में ही हमें पता लगेगा कि क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है। बेटे रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की घूमता है, मुसलसल एनर्जी रिलीज करता है। तो बेटे बोहर ने क्या किया? बोहर ने रदरफोर्ड को और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मिला दिया। बोहर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से गिर्द मुसलसल एनर्जी इमिट नहीं करता। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो यानी एटम जो होता है उसमें कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द होता है वो किसी न किसी शेल में रिजाइड करता है। मसलन ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा होगा, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शेल, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस गिर्द जो रिवॉल्व करता है वो एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में करता है। यानी उसने बताया कि एटम में कुछ शेल होते हैं, उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन शेल्स में न्यूक्लियस गिर्द क्या करते रहते हैं? रिमूव करते रहते हैं। और ये शेल जो होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है। शेल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर असाइन टू इट। क्वांटम नंबर से मुराद बेटे अगर ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है या चौथा शेल है, यानी अगर हमारे पास बेटे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक भी है जो हम पढ़ेंगे। बेटे क्वांटम नंबर 4 होते हैं, उनमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम n से शो करते हैं। तो बेटे हर शेल का को हम एक वैल्यू देते हैं, यानी n वैल्यू देते हैं। अगर n वैल्यू किसी भी शेल को हम दे देते हैं 1, तो इसका मतलब होता है कि पहला शेल। अगर n वैल्यू किसी भी शेल की 2 हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? दूसरा शेल। तो बेटे n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है, n वैल्यू हमें बताती है कि कौन सा शेल है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। तो n वैल्यू को देख के हमें पता लगता है कि शेल कौन सा है, कौन सा ऑर्बिट है। तो बेटा यहाँ से आपको एक बात बताता चलूँ कि नील बोहर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने शेल की या ऑर्बिट की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था उसने कहीं भी ऑर्बिट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है लेकिन फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में। बेटा दूसरा पास्टुलेट है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, जब तक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रहेगा, या अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है या तीसरे शेल में है, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर रहेगा, ना वो एनर्जी को इमिट करेगा, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी वाइल मूविंग
इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन नाइदर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब तक एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता है एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। तो बेटे कब करता है एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब? जब ये जंप करता है किसी भी शेल में, यानी अगर चाहे लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाए या हाई एनर्जी से लो एनर्जी में है, तो दोनों केसेस में एनर्जी क्या करेगा? इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। अब इमिट कब करेगा? अगर तो हायर एनर्जी वाले से लोअर एनर्जी वाले शेल में, यानी तीसरे शेल से अगर दूसरे शेल में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और अगर दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब बेटा कितनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा? देखिए अगर दूसरे सपोज कर लें ये दूसरा शेल है, इसकी एनर्जी को हम फिक्स कर लेते हैं कि 5 किलो जूल है, सपोज कर लें, और ये जो तीसरा शेल है इसकी एनर्जी हम सपोज कर लेते हैं कि 10 किलो जूल पर मोल। तो बेटे इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे से तीसरे शेल में जाएगा तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए? जितना इन दोनों शेल्स में एनर्जी का डिफरेंस है। तो बेटे तीसरा पोस्टुलेट हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा तो वो इतनी एनर्जी डेल्टा ई इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। अब बेटे एब्जॉर्ब कब करेगा? अगर लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है। इमिट कब करेगा? अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है। यानी अगर दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, मतलब E2 यहाँ पे 10 हो गया बेटे, E1 यहाँ पे कितना हो गया? 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर बेटे आ जाएगा 5। आंसर विल बी, आपका आंसर आ जाएगा 5। यानी अगर दूसरे से तीसरे शेल में जाता है तो इतनी एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और अगर तीसरे से दूसरे में आता है तो इतनी एनर्जी ही क्या करेगा? इमिट करेगा। अब बेटे सपोज करें इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है और एक फोटोन यहां से आ रहा है और इस फोटोन के पास एनर्जी है 4 किलो जूल, 5 नहीं है 4 है। तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये जाने देगा। ये कितनी, ये अगर ये कितना, कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? ये उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास इतनी एनर्जी होगी जितना इस दूसरे और तीसरे शेल में डिफरेंस है। बेटे सिमिलरली पहले और दूसरे शेल के लिए भी सेम केस होगा। अगर पहले शेल की एनर्जी 2 है और दूसरे शेल की एनर्जी 5 है तो इसको एनर्जी चाहिए 3 किलो जूल पर मोल। तो ये वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा पहले से दूसरे शेल में जाने के लिए जिसकी एनर्जी क्या हो? 3 किलो जूल, और दूसरे से पहले में आने के लिए उसी इतने ही एनर्जी का फोटोन को क्या करेगा? ये इमिट करेगा 3 किलो जूल पर मोल का। तो बेटे ये तीसरा इसका जो पोस्टुलेट है वह है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज इज गिवन बाय डेल्टा ई। जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी डिफरेंस हम E2 माइनस E1 प्लैंक्स इक्वेशन की मदद से निकालते हैं, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। ये हमने कल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। बेटे चौथा पोस्टुलेट जो है उसको समझने के लिए पहले आप बात समझें। सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। कोई बॉडी है ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इस पाथ का रेडियस है r। बेटे देखें जब कोई बॉडी मूव करती है, मतलब हमारा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी हो वो मोमेंटम रखती है जब मूव कर रही है। यानी अगर एक डेफिनेट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अगर हम वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है हम कहते हैं मोमेंटम, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। या हम ये भी कह सकते हैं मोमेंटम बेसिकली हमें ये बताता है कि एबिलिटी या क्वांटिटी ऑफ मोशन, के भाई इस बॉडी के अंदर मोशन, कितनी मोशन ये बॉडी कर सकती है। अब बेटे अगर तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बॉडी, सपोज करें कोई गाड़ी है या कोई आप ये कह लें कि कोई साइकिल है, वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो बेटे उसके पास जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो बेटे हम उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। बेटे एंगुलर निकला है एंगल से। तो बेटे जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे देखें एक सर्कल के अंदर एंगल होता है 360, यानी एक जो सर्कल है वो 360। अब जब बॉडी इधर मूव कर रही है तो ये एंगल जो होगा वो मुसलसल क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। मतलब अगर ये यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ पर जब पहुँचेगी तो 90 का एंगल होगा, यहाँ पर जब ये पहुँचेगी बेटे 180 का एंगल होगा। यानी इसी तरह इनके दरमियान जब ये पूरा सर्कल मुकम्मल करेगी तो 360 डिग्री। यानी जो भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम उसे एंगुलर मोशन कहते हैं क्योंकि मुसलसल एंगल चेंज हो रहा होता है। अब बेटे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी की नेचर भी पार्टिकल नेचर होती है। हमने
ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने प्रूव किया कि दे कैन मूव स्मॉल पेडल व्हील। इसका मतलब है दे पोसेस मैस एंड वेलोसिटी एंड दे पोसेस मोमेंटम, यानी मोमेंटम रखते हैं, पार्टिकल नेचर होती है। अब जब न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसके पास मोमेंटम तो होगा, लेकिन हम उसके मोमेंटम को क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। और बेटे एंगुलर मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर पे। मसलन अगर एन वैल्यू 1 है, एन वैल्यू 1 है, यानी क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन जिससे हम शो करते हैं, अगर ये 1 है और ये जो दूसरा एक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है और दूसरा बेटे h/2π, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मसलन बेटे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन गया, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला हमारे पास बन गया वो बन गया कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बेटे हमारे पास बन गया mvr = nh/2π। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम mvr, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, क्वांटम नंबर पे और h/2π। अब बेटे n वैल्यू 1, n वैल्यू 2, n वैल्यू 3, अगर हम ये n की वैल्यूज पुट करते रहें तो हमें हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आ जाए। अब बेटे परमिटेड वैल्यूज जो है एंगुलर मोमेंटम की वो क्या होंगी, n को 1, n यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो h/2π, 2 पुट कर दें तो 2h/2π, 3 पुट कर दें तो 3h/2π, 4 पुट कर देंगे तो 4h/2π। इन्हें बोलते हैं परमिटेड वैल्यू। बेटा परमिटेड वैल्यू क्यों बोलते हैं, देखें एक जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में होता है ना, किसी भी जब शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, मसलन ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, तो बेटे पहले और दूसरे शेल की एनर्जी फिक्स होती है। जब एनर्जी फिक्स होगी तो फिर इनका मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हर शेल ऑर्बिट का अपना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आप कैसे मालूम करेंगे, आप n वैल्यू को 1 पुट कर दें, अगर दूसरे शेल में है तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, तीसरे शेल में है तो बेटा n को 3 पुट कर दें। अब यानी इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी शेल के अंदर और उस शेल की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। यानी इसका मतलब है कि नोड बिटवीन, यानी ये जो रीजन है दो शेल के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी भी रिजाइड नहीं कर सकता। यानी इलेक्ट्रॉन या तो पहले शेल में होगा या दूसरे में होगा या तीसरे में होगा, हमेशा शेल में रहेगा। तो बेटा जब हम लो से हाई ऊपर मूव करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, बढ़ता है। तो बेटे जैसे जैसे हम नीचे से यानी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएंगे, एनर्जी बढ़ने के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एनर्जी की तरह फिक्स होगा। अब आप यूँ कह सकते हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होती है तो एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा और वो फिक्स होगा। तो बेटे ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जूम क्लास पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बेटे अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, बिल्कुल भी पढ़ाई से गाफिल ना होइएगा, क्योंकि जो पढ़ाई है यही एक तालिब इल्म का और कौमों का सबसे बड़ा हथियार है। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में पढ़ रहे होंगे, तमाम लेक्चर सुन रहे होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।